चंपाई जी वापसी करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या संभावनाएं दिख रही हैं सर? आप पहले हमारे दर्शकों देखिए, राजनीति में असंभव तो कुछ भी नहीं है। जी। जब चंपई सोरेन के भाजपा में जाने की बात होती थी, चर्चा उठती थी, तब असंभव लगता था। तब भी लगता था कि ऐसा नहीं होगा। वो ये भी जानते हैं कि जेएमएम में आके अब वो सीएम तो दोबारा बनने वाले नहीं है, या कोई ऐसी हैसियत भी नहीं हासिल होने वाली है, तो क्यों आना चाहेंगे अब जेएमएम में? जी। आखिरी पारी में आके क्या होगा? तो आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर बीजेपी जैसी पार्टी एक 70 वर्षीय विधायक को आपको लगता है कि वो चुनेगी, वो भी तब जब पार्टी सबसे बुरे दौर से गुजरने की स्थिति में है? क्या संभावनाएं हैं सीता सोरेन के घर वापसी की? क्या आपको लग रहा है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब सीता सोरेन की वापसी की संभावनाएं हैं, या लोबिन हेम्ब्रम की वापसी की संभावनाएं हैं, या एट लास्ट चंपाई सोरेन की वापसी की संभावनाएं आपको बहुत नज़दीक में दिख रही है? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी वापसी होगी। जी। धीरे धीरे वो प्रासंगिकता खोएंगे। लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए। जिस शख्स की बात हम करने जा रहे हैं वो शख्स कोई और नहीं बल्कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, 5 महीनों के लिए मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन हैं, जिन्होंने 40 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेवा की। पार्टी के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे, 6 बार नहीं, इस बार तो 7वीं बार चंपाई सोरेन विधायक बने। उन्हीं को लेकर चर्चाएं होंगी, जिनको लेकर चर्चाएं अब ये हैं कि अब वापस वे भाजपा से जेएमएम की तरफ आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं त्वरित टिप्पणी आपसे लूंगा, क्या इस बात की संभावनाएं हैं झारखंड के राजनीतिक आभा मंडल में जिसकी चर्चा होती है सबसे ज़्यादा आज जो हो रही है वो यही हो रही है कि वापसी करने जा रहे हैं? सबसे पहले क्या संभावनाएं दिख रही हैं सर? आप पहले हमारे दर्शकों देखिए, राजनीति में असंभव तो कुछ भी नहीं है। जब चंपई सोरेन के भाजपा में जाने की बात होती थी, चर्चा उठती थी, तब असंभव लगता था। तब भी लगता था कि ऐसा नहीं होगा। हाँ। कुछ भी कर लेंगे। जिन्होंने अपना पूरा करियर जो है वो जेएमएम के साथ पूरा किया है, या लंबा करियर जिसके साथ चला है, तो वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। और हेमंत चंपई की पहचान ही जो है वो जेएमएम की बदौलत है जी। लेकिन उन्होंने फैसला लिया, और ये भी संभव है कि कल वो जेएमएम में दिखे। ये असल में इस बात पे तय होगा कि उनको भाजपा में कितनी अहमियत मिलती है। भाजपा ने अगर अहमियत दी, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया, या कोई ऐसी भूमिका दी जिसकी बदौलत वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ता हुआ देख सकेंगे, जिसकी बदौलत वो अपने पुत्र की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या उसकी जो इच्छा है, क्योंकि वो ये बात मान रहे हैं कि आखिरी पारी खेल रहे हैं वो, और 70 के आसपास का 70 के आसपास की उम्र है जी। तो वो उनकी चिंता जो है, बड़ी चिंता है कि बेटे को कैसे सेटल, बाबूलाल सोरेन को कैसे सेटल किया जाए। इसकी कोशिश भी उन्होंने की। घाटशिला से उन्हें चुनाव लड़ाया गया, पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली जी, क्योंकि अपनी, अब वो ये भी जानते हैं कि जेएमएम में आके अब वो सीएम तो दोबारा बनने वाले नहीं है, या कोई ऐसी हैसियत भी नहीं हासिल होने वाली है, तो क्यों आना चाहेंगे अब जेएमएम में? जी। आखिरी पारी में आके क्या होगा? तब जब उनको अपने बेटे के लिए कोई एश्योरेंस मिले जेएमएम से, तब हो सकता है कि जेएमएम का रास्ता वो देखें। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जेएमएम उनके लिए रास्ता देख रही है क्या? मतलब, या जेएमएम को रास्ता देखनी चाहिए चंपाई सोरेन के लिए, आपको लगता है? नहीं, देखिए, जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा कि अगर वो आवेदन दें तो हम उनको किसी के लिए पार्टी में वापस लेने के लिए विचार कर सकते हैं। चंपाई सोरेन को अगर भाजपा में बहुत अच्छी हैसियत नहीं मिली, और हैसियत क्या, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अगर नहीं मिली, तो वो बहुत लंबा करियर जो है वो टर्म तो चलेगा उनका, लेकिन अपने बूते वो बहुत कुछ कर पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। और खासतौर पे तब जब ये मुद्दा फिस हो गया है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जी, जिसकी बात हेमंत चंपाई सोरेन बार बार कह रहे हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर अभी भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। चुनाव के समय उस मुद्दे की जो तीव्रता थी वो सामान्य दिनों में रहेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। और अब समीक्षा हो रही है भाजपा के स्तर पे, तो भाजपा खुद भी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहेगी कि नहीं बढ़ना चाहेगी, किस हद तक बढ़ना चाहेगी जी, ये डिसाइड अब भाजपा, या सिर्फ संथाल के एरिया तक ही महदूद रहेगा ये पूरा मामला, या भाजपा करना चाहेगी किस तरीके से इसी मुद्दे को लेकर
क्योंकि इसका नुकसान भी उठा चुकी है भाजपा। ये मुद्दा बैकफायर कर गया, खुद राजमहल सीट पर अनंत ओझा चुनाव हार गए। तो ये भाजपा पे तय निर्भर करता है कि वो चंपई की भूमिका क्या आंकती है। मतलब आप दो बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाजपा कितना सम्मान देती है चंपाई जी को, इससे तय होगा कि चंपाई सोरेन वो कंटिन्यू करेंगे बीजेपी के साथ या फिर नहीं। और इस बात से तय होगा कि क्या एश्योरेंस चंपाई सोरेन या उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को जेएमएम की तरफ से मिलता है, तभी वो स्विच करने की स्थिति में। हाँ बिल्कुल यही बात है। वो अब उनको बेटे का करियर भी जो है वो देखना है, और जिसको देख रहे हैं वो, तो मुझे लगता है कि तत्काल तो संभावना नहीं दिख रही है जी। हाँ, अगर भाजपा में परेशानी हुई, भाजपा में माहौल अगर उनके अनुकूल नहीं रहा, जैसा चुनाव से पहले उनको जिस तरीके से महत्व मिला, जो अहमियत मिली, अगर राजनीतिक तौर पे भी वो अहमियत नहीं मिली, तो हो सकता है कि वो वापस जेएमएम की राह जो है वो देखें। सर, आप राजनीतिक महत्ता की बात कर रहे हैं। एक तरह से चर्चा है बीजेपी के अंदर कि प्रदेश इकाई में एक संगठनात्मक बदलाव ऊपर से लेकर के नीचे तक होगा। बीजेपी की जो समीक्षा बैठक चल रही है उसमें इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, और बहुत छठ की बात आ रही है। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संगठनात्मक बदलाव है तो पार्टी अपने स्तर पर करेगी। सर, एक ऐसे शख्स को नेता प्रतिपक्ष की जवाबदेही, जिनका कम्युनिकेशन बहुत प्रभावी नहीं है, जो बहुत संप्रेषण की क्षमता बहुत अधिक नहीं है, दूसरी बात कि उनका अपील भी उस तरीके का नहीं है, क्योंकि वो तो साबित हुआ इस बार के चुनाव में कि संथाल की सीटों पर जहां वे गए या कुल्हान में भी जहां वे गए वो कोई खास कमाल नहीं कर पाए। उन्होंने अपने बेटे को नहीं चुनाव जिता सके वो चुनाव में। तो आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर बीजेपी जैसी पार्टी एक 70 वर्षीय विधायक को आपको लगता है कि वो चुनेगी, वो भी तब जब पार्टी सबसे बुरे दौर से गुजरने की स्थिति में है अभी? नहीं, देखिए बीजेपी बहुत उधेड़ बुन में है। हाँ। खासतौर पर आदिवासी चेहरे को लेकर जी। कि एक आदिवासी लीडरशिप चाहिए, और इस बात को बीजेपी के लोग भी समझते हैं कि अगर आदिवासियों के बीच स्वीकार्यता नहीं हुई इस प्रदेश में, तो बहुत मुश्किल है सत्ता की राह तलाशना। जी। और इस लिहाज से जब तत्काल कोई विकल्प ना हो, तो जो सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है उसका चुनाव हो जाए, और उसमें चंपई सोरेन स्वाभाविक तौर पर, अभी भी जो चंपई सोरेन को लिया गया, बीजेपी ने जो अहमियत दी, वो इस संकट से जूझ रही थी, इसलिए चुनाव के वक्त भी जब आए तो उनको ये अहमियत दी गई जी, चंपई सोरेन को। और ये संकट अभी भी बरकरार है बीजेपी के सामने कि बाबूलाल मरांडी के अलावा पार्टी का आदिवासी फेस कौन होगा। तो ये तो जरूर लगता है कि कम से कम ये उस तबके का आदमी है जो आदिवासियों से बीच से आया हुआ लगता है, आदिवासियों से कनेक्ट करता है। तो उस लिहाज से उम्र जो है वो राजनीति में कई बार मायने नहीं रखती है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल इतनी उम्र के लीडर जो है उन कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं, तो चंपई सोरेन क्यों नहीं? सर, दिक्कत ये है कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे हैं, पावर सेंटर कुछ और है, लेकिन यहाँ तो पूरा सिस्टम ही हिला हुआ है। दूसरी बात ये कि चंपई सोरेन जब आए होंगे बीजेपी में, तब जीत की संभावनाओं के साथ वो आए थे, कि संभावना दिख रही होगी उनको कि बीजेपी सत्ता में आ रही है। तब हो सकता है कि उन्होंने बार्गेनिंग की होगी और बीजेपी मान गई होगी बाबूलाल सोरेन को चुनाव लड़ाने के लिए। हार को लेके तो समीक्षा नहीं होगी, हार को लेके बार्गेनिंग नहीं हुई होगी। तो अभी तो स्थिति ऐसा है कि कोई कमिटमेंट नहीं है पार्टी के साथ कि भाई हार गए हैं तो आपको आने वाले टाइम पे राज्यपाल। कमिटमेंट तो नहीं है, हाँ, लेकिन चंपई को तुरंत खो भी देती है बीजेपी, तो तो भी नुकसान है, क्योंकि 28 आदिवासी सीटों में एक सीट सिर्फ सरायकेला की उनके पास। अगर आप खो देते हैं तब भी नुकसान है, भारी नुकसान है जी। जब आपके पास संपदा कम हो, जी, पूंजी बहुत कम हो, एक ही शर्ट हो आपके पास पहनने के लिए, वो शर्ट भी चली जाए जी, वो कमीज भी छिल जाए, कोई चुरा ले, तो दिक्कत हो जाएगी। कि आप चंपई सोरेन के साथ इसलिए भी नहीं खोना चाहिए, अगर बहुत विकल्प होते पार्टी में तब तो सोच सकती थी। इसलिए भाजपा अभी उनको सहेजना चाहेगी, चंपई सोरेन को साथ लेकर चलना चाहेगी, और एकदम से अप्रासंगिक वो नहीं होंगे। हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका न भी मिले, जी,
तो कोशिश करेगी कि इनका ईगो भी जो है वो किसी तरीके से हाँ उसको सेटिस्फाई करें, क्योंकि अभी आगे की जो राह है बीजेपी के लिए उसमें आदिवासी चेहरा बहुत जरूरी है और तत्काल से कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हो सकता जिसकी पहचान इस तरीके से बन जाए। हालांकि ये बात कही जा रही है कि बीजेपी में स्वाभाविक तौर पर वर्षों से काम करते हुए जिस तरीके से लीडरशिप विकसित होती है जी, जब तक उस तरीके का कोई लीडर पैदा नहीं होगा, विकसित नहीं होगा धीरे धीरे, तब तक बीजेपी के सामने संकट है। हालांकि अभी 5 साल का वक्त है, 5 साल में बीजेपी ऐसे चेहरे की तलाश कर सकती है, उनके साथ आगे बढ़ सकती है। और चंपई सोरेन के साथ खतरा ये है कि पूरी तरह नेतृत्व अगर उनको सौंप देगी बीजेपी तो उम्र का एक तकाजा जो है वो आड़े आएगा कि कितनी दूर तक। इस चुनाव में तो वो तात्कालिक तौर पर एक बड़ा चेहरा साबित हो सकते थे अगर चुनाव जिता ले जाते जी, लेकिन आने वाले चुनाव में तक उनकी कितनी सक्रियता रह पाएगी जी, और वो कितने प्रासंगिक रह पाएंगे और हेमंत सरकार के खिलाफ किस तरीके से मुद्दे खड़ा कर पाएंगे, उनकी बातों में कितना वजन होगा, उनके भाषण में कितना असर होगा। और आप खुद भी कह चुके हैं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि चंपई सोरेन ऐसे कोई बहुत शानदार कम्युनिकेटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो उस आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये उसी के बीच का एक बिल्कुल आम आदिवासी चेहरा दिखता है जिससे आदिवासी कनेक्ट हो सकते हैं, बस उनकी ताकत यही है। बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से बात करते हैं, अर्जुन मुंडा जिस तरीके से बात करते हैं, तो वो आदिवासी होकर भी आदिवासी लगते नहीं है। एक एलिट क्लास का मुलम्मा इनके ऊपर चढ़ चुका है जी, है ना। चंपई सोरेन के साथ ये बात नहीं है। चंपई सोरेन के साथ वो खुरदरापन बरकरार है उनके व्यक्तित्व में जी, जो उनको आदिवासियों से जोड़ता है, तो ये उनकी ताकत है। और मुझे लगता है कि तत्काल तो एकदम बिल्कुल से किनारे नहीं करेगी बीजेपी उनको। और सर कौन चेहरा दिखता है आपको बीजेपी में? मतलब ये सबसे अभी बड़ा तो संकट अभी का ये संकट का विषय है, संकट का विषय है और इस चुनौती से तो बीजेपी जूझ रही है। हो सकता मतलब है एक तो दो बड़े नेता, दो बड़े कौम के नेताओं की तलाश है बीजेपी को, जो जिस समस्या से एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जूझ रही है। आदिवासी के तो सबसे बड़े नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन अभी वो हैं, तो उनके नाम पर भी वोट है और पार्टी का झंडा देख के लोग वोट करते हैं। हेमंत सोरेन है, कल्पना सोरेन है, लेकिन महतो कम्युनिटी का नेता आज भी जेएमएम के पास उस तरीके का नहीं है जब तक जगन्नाथ महतो थे या मथुरा प्रसाद महतो हैं। लेकिन ये एक कमी है महतो कम्युनिटी को लेकर के जेएमएम के साथ। बीजेपी के साथ तो दोनों ही समस्या है, मतलब ना उनके पास आदिवासी लीडर हैं, ना उनके पास महतो लीडर हैं, तो दोनों की तलाश, वो भी समय बहुत कम बचा है, 5 वर्षों का समय है। और उससे भी बड़ी चुनौती ये कि जो पहले वाले लोग हैं उनके ईगो को भी सेटिस्फाई करके चलना है और नए लीडरशिप को भी जनरेट करना है। तारतम्यता बन पाएगी? मतलब नहीं, देखिए ये बात चर्चा में हो रही है कि रघुवर दास जब सत्ता में आए थे, रघुवर दास जब सीएम बने थे जी, तो कहा गया था कि बीजेपी ने ओबीसी पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया था। तो केवल महतो कम्युनिटी की बात करके भी बीजेपी नहीं चाहेगी कि ये जानती है कि केवल महतो की बात करेंगे तब भी दिक्कत है। ओबीसी कम्युनिटी की अगर बात करें तो नंबर्स में जो है इजाफा हो जाता है। आदिवासियों से बड़ा समूह जो है ओबीसी की अगर एकजुटता हो जाए, यादव भी जुड़ जाए, कुर्मी भी जुड़ जाए, दूसरी जातियां भी, तेली भी जुड़ जाए, और जो भी प्रभावी जातियां हैं, जिन जातियों की संख्या है, जिसकी कोशिश कर रही है बीजेपी कि किसी तरीके से ओबीसी के नाम पे यूनाइट किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी अब तत्काल उसके सामने विकल्प यही है कि वो ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ रुख करेगी। और ये उदाहरण दिया जाएगा रघुवर दास के कार्यकाल का कि उस समय वैश्य राजनीति, ओबीसी पॉलिटिक्स जो है वो कार्ड खेला था बीजेपी ने, और उसको सफलता के सूत्र के तौर पर देखा जाए तो बीजेपी के सामने अभी तत्काल विकल्प यही है। और मुझे लगता है उसकी चाल भी यही होगी कि ओबीसी के बीच, ओबीसी क्लास से कई लीडर हैं उसके सामने, अन्नपूर्णा देवी हैं और बाकी तमाम लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको प्रमोट कर सकती है। नीरा यादव हैं, हाँ, नीरा यादव हैं, बहुत सारे लोग हैं, नए लोग भी हैं। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं अमरदीप यादव, नाम अभी हम लोग
थोड़ा कम चर्चा में सुनते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी लाया जा सकता है आगे, कई लोगों को प्रमोट किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी अब ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ रुख करेगी और यही उसके सामने विकल्प भी है कि केवल महत्व, केवल आदिवासी की बात। अब तो वो ये जानती है कि आदिवासियों को साधना आसान नहीं है, खासतौर पे अब जब सत्ता में रहेगी तो और जेएमएम की ताकत बढ़ेगी, आदिवासियों की बीच पैठ और बढ़ सकती है कि सत्ता की अपनी सहूलियतें हैं, सत्ता के अपने संसाधन हैं, जिसका फायदा जो है उसको मिलता है सत्ताधारी पार्टी को। तो बीजेपी ओबीसी पॉलिटिक्स, ओबीसी जातियों की गोलबंदी की तरफ ध्यान दे सकती है, ये उसकी नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जी, एट लास्ट क्या संभावनाएं हैं सीता सोरेन के घर वापसी की? क्या आपको लग रहा है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब सीता सोरेन की वापसी की संभावनाएं हैं, या लोबिन हेम्ब्रम की वापसी की संभावनाएं हैं, या एट लास्ट चंपाई सोरेन की वापसी की संभावनाएं आपको बहुत नज़दीक में दिख रही? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी वापसी होगी। जी, धीरे धीरे वो प्रासंगिकता खोएंगे। लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए, और सीता सोरेन ने चूंकि खुद से रास्ता अलग कर लिया है, उनकी वापसी यहाँ तभी होगी क्योंकि उनकी बेटियों की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। तो बहुत पार्टी में बहुत अहमियत देकर, बहुत जगह देकर, बहुत वापसी करा के एक और परेशानी जो है हेमंत सोरेन नहीं मोल लेना चाहेंगे कि परिवार का अंतर्विरोध भी जो है वो निर्णयों में कई बार बाधक होता है। लोग कहते हैं कि चंपाई सोरेन विकल्प क्यों बने सीएम का? सीता सोरेन के विरोध के कारण उनका विरोध जो है एक बड़ी वजह थी कि इस वजह से सीता सोरेन का निर्विरोध, कल्पना सोरेन का उस समय निर्विरोध चुनाव नहीं हो पाया, अन्यथा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल चॉइस तो कल्पना सोरेन, सीट खाली कराई गई, तमाम चीजें हुई। हाँ, कल्पना सोरेन थी। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई ऐसा और जानबूझ के कि परेशानी पैदा बड़ी चुनौती ले लेंगे। हाँ। और अब शिबू सोरेन, देखिए उनकी वापसी एक सूरत पे हो सकती है जब शिबू सोरेन हस्तक्षेप करें सीधे सीधे परिवार में कि हाँ नहीं, इनको जगह मिलनी चाहिए। लेकिन अब कठिन हो गया। शिबू सोरेन की अवस्था जिस तरीके से है, तो बहुत हस्तक्षेप करने की स्थिति में भी नहीं है। उनका स्वास्थ्य, उनकी याददाश्त और वो तमाम चीजें हैं। और मुझे लग रहा है कि उनका स्वास्थ्य जो है बहुत चिंता का विषय है। जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में भी हम लोगों ने देखा, ये लग रहा है कि हाँ बहुत गिरता हुआ स्वास्थ्य, और खुद से पहुंच भी नहीं पाना मंच पे, मतलब व्हील चेयर का सहारा लेके आप पहुंचते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शिबू सोरेन के हस्तक्षेप के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि सीता सोरेन और उनकी बेटियों की वापसी हो, क्योंकि उनकी बेटियों की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और उनको लाते हैं तो हेमंत सोरेन की परेशानी बढ़ेगी। और परिवारवाद का महिला है, और कल्पना सोरेन भी महिला है। अब फिर ये कि परिवार के भी विस्तार की जो है, अब राजनीति में अपनी संभावनाएं हैं और उसकी अपनी खामियां भी हैं जी। तो भाई कितनों को एडजस्ट करेंगे? बसंत सोरेन है, कल्पना सोरेन है, फिर कल्पना सोरेन, सीता सोरेन की 3 बेटियां हैं, हेमंत सोरेन के 2 बेटे आने वाले हैं जी। हालांकि वो कहते हैं कि चुनाव, हाँ नहीं ठीक है, मतलब हेमंत जी भी कब चाहते थे कि वो राजनीति में आए, लेकिन ठीक बात है, हेमंत सोरेन के बेटे की बात तो अर्ली है, लेकिन सीता सोरेन की 3 बेटियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो बिल्कुल समझ में आ गई है। तीनों हम उम्र हैं और उन्होंने दुर्गा सोरेन सेना भी बनाई थी, डीएसएस बनाया था। हाँ, डीएसएस बनाया था, जिसकी राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षा थी। इसलिए मुझे लगता है कि सीता सोरेन की वापसी नहीं होने वाली है। हो जाए तो भी हैसियत ये नहीं मिलने वाली है। और लोबिन हेम्ब्रम तो शायद वापस ना आए। और चंपाई सोरेन आ सकते हैं, देर सवेर हो सकता है, संभव है, लेकिन चंपाई सोरेन पुरानी हैसियत हासिल करेंगे पार्टी में आके, ऐसा नहीं लगता जी। और एक आखिरी सवाल सर, बसंत सोरेन को लेकर क्यों ऐसा लगता है कि मतलब वे हर स्थिति में हेमंत सोरेन की डिसीजन के साथ दिखते हैं? मतलब जब उन्होंने कहा कि भाई चंपाई जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, आपको कैबिनेट का हिस्सा होना है, वो तुरंत हाँ बोल दिए। उन्होंने कहा कि भाई चंपाई जी अब चले गए हैं, मेरे आने का दौर अब शुरू हो रहा है, आपको मंत्री पद से हटना है, तो वो तुरंत मान गए। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब राम और लक्ष्मण की जोड़ी, ये सिर्फ सामने ऐसे बाहर से दिख रहा है या फिर अंदर कुछ और भी है? आप कैसे डिकोड करते हैं? नहीं, लोग कहते थे कि जब हेमंत सोरेन 2019 में सीएम बने थे जी, तब के बसंत सोरेन और आज के बसंत सोरेन में फर्क है जी। फर्क ये है कि बसंत सोरेन
उस समय अगर कोई बगावत करते थे, उस समय शिबू सोरेन की चलती थी पार्टी में। जी। शिबू सोरेन निर्णयों में हस्तक्षेप करते थे सीधा। अब पार्टी जो है वो पूरी तरह हेमंत की पार्टी है। जी। तमाम निर्णयों पे हेमंत का अधिकार है। तो बसंत के सामने अब कोई चारा भी नहीं है, और वो ये भी जानते हैं कि जो कुछ भी हासिल होगा अब हेमंत की छाया में, बड़े भैया की छाया में ही हासिल होगा। जी। और बगावत करके वो कहीं दूर तक जा पाएंगे, ये बात भी नहीं दिखती है। उनके सामने उदाहरण पड़े हैं। जी। और खासतौर पे जब सीता सोरेन आ गई हैं, जी। कल्पना सोरेन आ गई हैं, इसके बाद तो और भी मुश्किल हो गई है। सर खलता होगा ना, मतलब नहीं, खलता तो एक होगा। भाई हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी को, बड़े भाई की पत्नी को मौका मिला, लेकिन छोटे भाई को उतना मौका नहीं मिला, किसी मंच पे उतना नहीं दिखे, अपने विधानसभा सीट पर ही महदूद रह गए। नहीं तो ये तो देखिए, ये तो व्यक्तित्व का मामला है कि आप अपना विस्तार किस तरीके से कर पाते हैं। और कई बार आदमी आत्मूल्यांकन भी करता है, इस बात को समझता है कि भाई अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाई रखनी है तो अपनी हैसियत के अनुसार चलना होगा। कई बार आप समझ लेते हैं कि भाई हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। जी। अगर कोई संभावना दिखती हो कि हाँ नहीं हम ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा, हमारा मुकाम जो है वो थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा, अगर ऐसी कोई संभावना दिखती हो तब तो ठीक है। अन्यथा नहीं दिखती है तो जहाँ है वहाँ वो जगह भी खोने का खतरा है। हाँ, वो कंफर्टेबल स्पेस में बने रहे। हाँ, तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन बसंत सोरेन को नज़रअंदाज पूरी तरह नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन बसंत सोरेन जो है वो अभी तत्काल तो बगावत के मूड में नहीं लगती, या न कोई ऐसी स्थिति होने वाली है। हाँ। हो सकता है कि देर सवेर, बल्कि अगर वो चुपचाप रहें, सामान्य बने रहें, देर सवेर अभी तत्काल नहीं लेकिन बाद में कैबिनेट में जगह बन जाए, मंत्री एक बार वो बन चुके हैं, या हो सकता है इस बार भी वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो जाए, क्योंकि एक साथ कल्पना सोरेन और बाकी तमाम चीज़ों को सबको तवज्जो मिलने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। मुश्किल है। तो हेमंत सोरेन के सामने भी मुश्किल है यही। जी। आप देखिए कि कांग्रेस की बात कर लें, परिवार की राजनीति में बहुत कसमकस होती है कि भाई कौन सा किसे आगे किया जाए। कांग्रेस इस संकट से जूझती रही। प्रियंका गांधी, लोग कहते थे कि भाई राहुल से ज़्यादा योग्य है, ज़्यादा शानदार कम्युनिकेटर है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि, तो राजनीति में भी परिवार के किस सदस्य को कितना तवज्जो दिया जाना चाहिए, जो पारिवारिक सियासत जहाँ पे होती है वहाँ सारी चीजें जो है नाप तोल के इस तरीके से बेस्ट उदाहरण है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव का। तो सबको योग्यता, भाई बड़े तो तेज प्रताप हैं, तो स्वाभाविक तौर पर तो उत्तराधिकारी तेज प्रताप को होना चाहिए था। जो परंपरा चली आ रही है, जो पितृसत्तात्मक समाज में जो बात कही जाती है जी, जो कहते थे ना भाई कि दुर्गा सोरेन थे तो वही स्वाभाविक तौर पर उत्तराधिकारी माने जाते थे जी। उनके बाद हेमंत आए, तो हेमंत उत्तराधिकारी हुए जी। तो उस लिहाज से जिसके पास योग्यता है, जिसके पास कम्युनिकेशन की क्षमता है, जिसके पास लीडरशिप स्किल है, वो आगे बढ़ेगा। जी। मिर्ज़ापुर का एक शानदार डायलॉग है कि बड़ी तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और आपकी योग्यता ना पहचानी जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर। रात की मुझे लगते हैं कि ज़्यादा समय गुजर गया आपसे बातचीत करने के क्रम में, लगभग 10 से 11 हो रहे हैं, लेकिन ये सर सिर्फ एक अंश में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये 25-30 वर्षों का जो अपना अनुभव है पत्रकारिता का, सर उस लिहाज से बोल रहे हैं। इसलिए सर के कहन में आपको बड़ा एक अंतर दिखता होगा कि जो भी बातें वो कह रहे हैं बहुत नाप तोल के कह रहे हैं, और ये इसलिए भी है कि वे जब कहते हैं तो उसकी विवेचना, उसका एक मीमांसा और उसके पीछे का आत्मनिरीक्षण कि भाई क्या हुआ, क्या होने की संभावना है, क्या हो सकती है। तो सर इस तरह की बातचीत तो पहले द फोर्थ पिलर पर नहीं होती थी, लेकिन चूंकि जब से नियमित तौर पर आपसे बातचीत होनी शुरू हुई है और दर्शक भी चूंकि बहुत पसंद कर रहे हैं इस तरह के कंटेंट को, तो बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और झारखंड की सियासत पे, कल्पना सोरेन पे, चंपाई सोरेन पे, लोबिन हेम्ब्रम पे, बसंत सोरेन पे, सीता सोरेन पर बहुत वृहद स्तर पर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।